गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला टॉपिक ले रहे हैं जिसको कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। तो इससे पहले हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक ये बातें की थी। इसमें क्या चुंबक का प्रभाव किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उस चुंबकत्व को दर्शाने की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या है हमारे पास ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो इसको समझने के लिए आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हम निकालते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से। जब हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पता चल जाएगा, यानी फर्स्ट डिटरमाइन क्या करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई जिससे व्यक्त करते हैं हम इसको। और ये एक्स जो काई जिसको हम दिखा रहे हैं, काई वैल्यू जो है वो किसको डिटरमाइन कर रही है, म्यू को। म्यू मीन्स इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी पदार्थ का निकालने के लिए हमें सबसे पहले चुंबकीय सुग्राहिता या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पता करना होगा। अब देखिए जनरल एक बार अपन देखना चाहें इसको कि ये ससेप्टेबिलिटी के बारे में हम बता क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये मैग्नेट हमारे पास है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से हम कोई फील्ड जब भी व्यक्त करते हैं, ये हमारे पास पदार्थ है, तो ये हम देख रहे हैं ये इसकी बाह्य चुंबकीय प्रभाव को दर्शा रही है। ये क्या है, बाह्य चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी भी पदार्थ सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर बाह्य चुंबक का प्रभाव क्या पड़ता है। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है, अलाउ करने का मतलब उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, या उसको डिसअलाउ करेगा। तो ये स्थिति बन सकती है, ये निर्भर करेगा कि आपका पदार्थ कैसा है, डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, या फेरोमैग्नेटिज्म है, या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। तो ये चुंबकत्व के ऊपर निर्भर करेगा, और बाह्य चुंबक जो हम लगा रहे हैं उसके अलाउ कर रहा है या डिसअलाउ कर रहा है। अब ये किस पे निर्भर करेगा, देखिए सपोज हमने फर्स्ट चीज़ ले रहे हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है हम जानते हैं, सभी क्या है, पेड़ हैं, ये पेड़ की स्थिति है, और पेड़ की जब स्थिति है तो हम कह रहे हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को खत्म कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो बाह्य चुंबक का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। डाई मीन्स मैंने पहले बताया था आपको कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनका प्रभाव एक दूसरे को खत्म कर देगा। और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ जो हम कह रहे हैं कि अलाउ या डिसअलाउड की बात है, वो इसके ऊपर लागू नहीं होगी। इट मीन्स अगर हम ससेप्टेबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ससेप्टेबिलिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म हम जानते हैं कि क्या है, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो अपने प्रभाव को एक दूसरे से ख़त्म कर देते हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो इसका ग्राफ जो आप देखते हैं कि पैरेलल चलता जा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ रहा है। दूसरा हम लें पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या स्थिति होती है, देखिए यानी पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ये तो होगा ही होगा, पेयरिंग तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक जो विशेष बात है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे, जिसके कारण से ये प्रभाव पड़ेगा बाह्य चुंबक का। क्योंकि अगर पेयरिंग थे तो डायमैग्नेटिक स्थिति थी, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे पैरामैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, जो चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, ये इसको कहेगा भाई कैसा हो कि ये इसको अलाउड करेगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के कारण और बढ़ेगा। तो ये अप साइड में मैंने दिखाया इसको, तो ये प्रभाव क्या दिखाएगा, ससेप्टेबिलिटी। अब ससेप्टेबिलिटी में क्या होगा, आप देख रहे हैं ग्राफ, देखिए इसका दूसरा नंबर ग्राफ ने कहा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मान कम होता जाता है। क्यों, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब अलाउड कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा फिर मोशन होगा, फिर मोशन हो गया, फिर हो सकता है कि डिसअलाउड कर दे, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर परिवर्तन होता जाएगा, वो अपनी स्थिति को बदलता जाएगा, और बदलते बदलते हो सकता है ये एंटी पैरेलल में भी हो जाए। तो स्थिति क्या हो जाएगी फिर, ये इस प्रकार से ससेप्टेबिलिटी का मान जो पूर्व में था नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के कारण, वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ चेंज होने के कारण वो क्या हुई, ससेप्टेबिलिटी का चुंबकीय सुग्राहिता का मान जो वो कम होता जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए
फेरोमैग्नेटिज्म में आप देखिए यहाँ पे ये जब चला तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती गई। क्यों? हमने कहा पैरामैग्नेटिज्म कम होती जा रही है। तो फेरो में क्या है, देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं ही, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अब संख्या बढ़ने से क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने कहा कि इसका चुंबकत्व है, ससेप्टेबिलिटी का मान जो था यहाँ था, ये दिखा रखा यहाँ था, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनमें परिवर्तन होता जाएगा। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है ये हो जाए, ये स्थिति बन जाए, डायमैग्नेटिक की स्थिति बन जाए, या इनका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम यहाँ पे किसी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की स्थिति के अंदर आने वाला आंतरिक परिवर्तन जो है वो उसकी ससेप्टेबिलिटी को जाहिर करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फिर क्या दिखाया हमने कि कुछ कम होती जा रही है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है उस समय मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिज्म का शो कर रही थी वो डाईमैग्नेटिज्म की स्थिति में आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म जो पैरामैग्नेटिज्म की तरह चल रहा है और डाईमैग्नेटिज्म में परिवर्तित हो रहा है, उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया TC, जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इट मीन्स द क्यूरी टेम्परेचर क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक चुंबक के अंदर वो गुण, वो टेम्परेचर, वो तापमान जहाँ पे डाईमैग्नेटिज्म के गुण शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने दिखाया है, ये कहलाता है TC, ये TC यानी क्यूरी टेम्परेचर। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। क्यूरी टेम्परेचर आपको अलग से भी पूछा जाता है। इसके बारे में आपको पहले हमने बता दिया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये अप डाउन अप में था, हमने कहा ससेप्टेबिलिटी मैक्सिमम है इसकी, जो आपको शो कर रही है ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इसने हो सकता है इलेक्ट्रॉन ने अपना थोड़ा सा रुख एंटी आ गया हो, या डायरेक्ट पैरेलल नहीं होकर ये थोड़ा सा अदर साइड में हो। इसका मतलब ये सिचुएशन चेंज होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस के ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो ये कहलाता है कि आपका क्यूरी टेम्परेचर, जहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म कन्वर्ट हो रहा है, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर डाईमैग्नेटिज्म के गुण शो हो जाते हैं, जो टेम्परेचर के साथ साथ चलता है, यानी टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, जो हमने कहा कि अब साइड के हैं सारे फेरोमैग्नेटिज्म में, अब यहाँ क्या होगा, कुछ डाउन साइड के भी आ जाएंगे। अब वो ये कि यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या है, हो सकता है ये अप था, ये फिर डाउन हो गया, यहाँ पे अप था, दूसरा मान लीजिए फिर अप था, तो ये डाउन हो गया यहाँ से। इसका मतलब वापस क्या होगा, पेयरिंग की स्थिति भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ भी बदल रही है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो ग्राफ जो आपका आएगा वो किस प्रकार का आएगा। यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात हम करें तो देखिए ये ग्राफ आएगा हमारे पास, इस प्रकार से आएगा। यानी यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में पहले क्या हुआ, ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस समय ससेप्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, ये आ रही है आपकी पैरामैग्नेटिज्म बनती जा रही है। तो जो पेयरिंग की स्थिति पहले थी, हम कह रहे हैं इस प्रकार की स्थिति थी मान लीजिए, तो हो सकता है ये अप में आ जाए, हो सकता है कुछ अप में आ गए, कुछ डाउन में भी आ जाए। तो इसके कारण से क्या होगा, ससेप्टेबिलिटी बनेगी और फिर वापस ससेप्टेबिलिटी का मान जो है वो किस में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म की तरह होता जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पैरामैग्नेटिज्म में, वो कहलाता है TN। इसका मतलब नील टेम्परेचर, इसको बोलते हैं नील टेम्परेचर। तो ये नील टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हम नील टेम्परेचर की बात करते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि सब्सटेंस इज द कैपेसिटी टू गेट ए मैग्नेटिज्म। मैग्नेटाइज्म चुंबकत्व उसके अंदर कैसे आ रहा है, ससेप्टिबिलिटी में क्या देख रहे हैं हम कि उसकी कैपेसिटी क्या है, किसकी,
आपने जो सब्सटेंस ले रखा है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन का गुण क्या रहा है, व्हेन कब, जब प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको किसी बाह्य इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्थापित करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या है, किसके प्रति, मैग्नेटाइजेशन के अंदर चुंबकत्व प्राप्त करने के प्रति उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक तो कौन सा है, ये जो हमने एच लिया ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या इंड्यूस, यानी ये जो सब्सटेंस था इसकी कैपेसिटी के बिहार पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो कहलाता है ससेप्टेबिलिटी। इट मीन्स B माइनस एच इजक्वल टू 4 पाई आई। अब B क्या है यहाँ पे, हमने कहा प्रोड्यूस या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H 4 पाई आई। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या है, और ये क्या होता है पैरा मैग्नेटिक के अंदर ग्रेटर देन H, जो मान आएगा वो H से ज़्यादा आएगा बाह्य जो चुंबकीय फील्ड हम लगा रहे हैं, और डाई मैग्नेटिक के अंदर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से मान जो वो B का मान जो वो कम होगा। ये होता है मैग्नेटाइजेशन का। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक हमारे पास गोव मेथड है और दूसरा हमारे पास है फेराडे मेथड। अब देखिए मेथड बहुत सिंपल है, इनके करना क्या है इस मेथड में, देखिए आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा हमने, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास सैंपल की ट्यूब है जिसके अंदर क्या ले रखा हमने, सैंपल ले रखा है, ठीक है, और इसको हमने किसी तार से लटका करके और यहाँ पे एक हम मैग्नेट वो तुला लगा देते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये भौतिक तुला है हमारे पास। तो इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो एंगल जो है वो किस ओर जा रहा है, जाता कैसे है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगा रखा है, ये हमारे पास क्या है, हमारे सैंपल की ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या रखा है, सैंपल या हम कह सकते हैं सब्सटेंस रख रखा है। अब गोय मेथड है, इस मेथड में क्या है, हमने पहले सैंपल नहीं लिया, खाली ट्यूब ली और हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं था, हमने इसका मान देखा कितना मान इसके अंदर आ रहा है, ये मान हमारे पास कितना आ रहा है, पैमाना नोट कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर सैंपल रखा और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमने बाह्य मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, अब्सेंस ऑफ इसके, उस समय इसका भार क्या था पदार्थ का। अब जैसे हमने इसके ऊपर अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या हुआ, इस पदार्थ जो अंदर रखा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पदार्थ जो है वो अपनी साइड में खिंचाव होगा, यानी बीच में खिंचाव होगा। इसका मतलब ये तुला हमारी उसका मान बताएगी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म कितना है। वो जो मान आएगा उस मान में से हम जो पूर्व में मान लिया है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के, उसको कम कर देंगे, तो हमारे पास दिए गए पदार्थ, दिए गए सैंपल का मैग्नेटिज्म जो है वो ससेप्टेबिलिटी मान जो है उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। फेराडे मेथड भी ऐसा है, फेराडे में क्या, वो पदार्थ अपनी ओर खींचेगा तो जैसे खिंचाव होगा तो उसमें भी वो तुला में आएगा। लेकिन अंतर क्या है कि गोय मेथड को हमने थोड़ा सा प्रेफर कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड ले रहे हैं, सैंपल का जो नमूना ले रहे हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एक्सेस मटेरियल लगता है। और फेराडे के अंदर हम कह रहे हैं कि बहुत ही कम मेथड की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत ही कम पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे पदार्थ जो है वो ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसको देखिए आप, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता दूं कि कैसे आ रहा है ससेप्टेबिलिटी। देखिए हमने एक मेथड लिया था गोय मेथड। गोय मेथड में क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की गोय तुला होती है, ये बैलेंस मैंने बना रखा है, और पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है, बाद में पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। मैंने बताया था कि पहले क्या करते हैं, हम उस पदार्थ को ही तोल लेते हैं जिसके ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो वो ले लिया। उसके बाद क्या किया, पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया बाह्य, और पदार्थ के भार में अंतर जो आया उसको ज्ञात कर लिया। सीधा सा एक तरीका है कि हमने मैग्नेट लगा रखा है, बीच में
नली में पदार्थ रखा हुआ है और ये एक भौतिक तुलना है जो अपने आप को शो कर रही है कि पदार्थ का वेट जो है वो कैसे बढ़ रहा है या कितना बढ़ रहा है। प्रति चुंबकीय पदार्थ में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अतः इनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बन जाएगा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, यानी एंटी होगा, न कि अलाउड वाले में। अर्थात ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे उसके भार में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो बल रेखाओं को बाहर की ओर खींच रहे हैं और यहाँ पे अनुचुंबकीय में अंदर की ओर ले रहे हैं, तो अनुचुंबकीय के अंदर भार के अंदर वृद्धि आ जाएगी और उसके भार में कमी आ जाएगी। अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे पदार्थ दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खिंचाव होता है, जिससे इसके भार में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा ये चुंबक का बनाया था मैंने एक बार, इसमें देखिए ये कुछ ये बल रेखाओं, ये पदार्थ था, ये बल रेखाओं को अपनी ओर खींच रहे थे, ये अनुचुंबकीय के अंदर ये खिंचाव हो रहा था। और प्रतिचुंबकीय मैंने क्या कहा था आपको, डायमैग्नेटिज्म में ये बल रेखाओं को क्या कर रहे थे, बाहर की ओर जा रही हैं, ये बाहर की ओर जा रही हैं, ये अंदर की ओर खींच रही थी, ये बाहर की ओर जा रही है। तो जब अंदर की ओर खींच रही हैं तो स्वाभाविक है इसके भार में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, और जब बल रेखाओं को बाहर की ओर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो इसको बता रही है। अब देखिए विशिष्ट प्रवृत्ति, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी, ग्राम भार या ग्राम प्रति ससेप्टेबिलिटी कहते हैं, जिसको काई जी से व्यक्त करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम ग्राम में भी निकाल, जहाँ एल क्या, दो ध्रुवों के बीच की दूरी 2L इंटू डेल्टा पदार्थ के भार में अंतर कौन सा, जो पूर्व में लिया हमने, और उसके बाद मैग्नेटिज्म बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे जो भार में अंतर है वो, और एम पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसकी सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। ग्राम प्रवृत्ति को हमने
रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं और उसमें ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है मैग्नेट के प्रति। थैंक यू।